तो आज इस लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और फिर जो आगे का रेडिएशन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है उन सब से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 3.8, फाइंड वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस और नॉट, इफ़ यस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़े थे, अगर जो लाइट है ये एटम है, सपोज ये एटम है, अगर यहाँ पे कोई लाइट का वेव आया है तो अगर इसमें सफिशिएंट एनर्जी होगा जो कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर एक 10 kg का वेट है, अगर हम उस पर 10 kg से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो वो उठेगा ना। अगर 10 kg से कम फोर्स लगाएंगे, किसी बच्चे को बोल देंगे उठाने जिसके पास 10 kg जो फोर्स नहीं लगा सकता, तो ये नहीं उठेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, जो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, उससे ज़्यादा एनर्जी उसको देंगे तभी ना वो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले चेक करते हैं कि 200 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट है इसका एनर्जी कितना होता है। तो हम लोग hc/λ कर सकते हैं। तो hc/λ क्या हो गया, 6.6 × 10⁻³ इंटू 3.3 × 10⁸, और लेमदा का वैल्यू क्या है, एंगस्ट्रॉम का मतलब नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, 2000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2000 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻7। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 19.8/2, तो ये हो गया 9.9 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको ज़रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर हम लोग को किसी भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इसको यहाँ पे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये तो कट गया, तो ये आ गया 6.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन आ गया। ठीक है, सॉरी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट आ गया। अब देखते हैं वर्क फंक्शन यहाँ कितना था, 3.8, और ये एनर्जी कितना है, 6.22। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ पे जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है वो बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। ये तो पहला हो गया आंसर। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है कि इफ़ यस अगर हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जितना एनर्जी बचा उसको निकालने में। जैसे आपको क्या एग्जांपल, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि अगर सपोज़ आपको 100 रुपया दिया गया है और बोला गया है मार्केट जाओ, तो मार्केट जाने में अगर 20 रुपया खर्च हो रहा है तो आपके पास बचेगा कितना, 80 रुपीज़ बचेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 6.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको प्रोवाइड हुआ है, तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। होता है ना, ये एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट का है ये हो जाता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल एनर्जी क्या दिया है, 6.22, वर्क फंक्शन दिया है 3.8 और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 6.22 माइनस 3.8। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकला वो कितना काइनेटिक एनर्जी से बाहर जाएगा, तो वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ रे ऑफ वेवलेंथ इतना 3200 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ पे दिया है, देन फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये उसका रिवर्स क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन का
काइनेटिक एनर्जी दिया है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो उसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम लोग को सिंपली निकाल देना कि सबसे पहले तो हम लोग निकाल देते हैं कि उसका एनर्जी कितना था लाइट का। तो एनर्जी के लिए क्या है, hc/λ। तो hc/λ कितना हो जाएगा, 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये हो जाएगा 19.8 बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। तो 19.8 बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो गया 19.8, और ये अब हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कितना होगा इसका। 19.8 डिवाइडेड बाई 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6, ये हो गया 3.87। ठीक है, ये हो गया 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा यहाँ पे एनर्जी कितना था इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग को पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गया 3.87, वर्क फंक्शन हम लोग को नहीं पता है, काइनेटिक एनर्जी है 1.6। इसको सीधा उधर ले जाते हैं। दिस इम्प्लाइज वर्क फंक्शन कितना हो गया, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा इक्वेशन, कोई आंसर हम लोग का। चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी एनर्जी का कोई भी आपको वेवलेंथ दिया, उसको अगर डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12,400 बाई लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग में यहाँ पे सिंपली पुट कर दीजिए, जैसे कि आपको दिया है 2000 एमस्ट्रॉन्ग, तो इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है तो 12,400 बाई 2000। ठीक है, ये कितना हो गया, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये काफ़ी टाइम बचाने वाला तरीका है और बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। 12,400 बाई लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में पुट कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल जाएगा। इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे था तो हम क्या करते, 12,400 डिवाइड बाई 3200 आ जाता हमारा 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इतना कुछ भी ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि एनर्जी जो है वो हो जाता है 12,400 डिवाइडेड बाई एमस्ट्रॉन्ग लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और काफ़ी बहुत ही टाइम बचाने वाला फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा, हमेशा आपको काम देगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, देन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है हेंसवर्थ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, ये हम लोग को पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी दिया है, मतलब कि डेल्टा एक्स दिया है, तो हम लोग को डेल्टा वी निकालना है, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है तो आप उसका मास तो हमेशा आप कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि मास तो वहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एक्स कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा ना मास इंटू डेल्टा वी। तो सिर्फ ये निकालने बोला, तो मास तो कांस्टेंट है, तो इसको मास का पहले वैल्यू लिखते हैं। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा पी, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन h/6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। ये हो गया हमारा 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻38 इंटू डेल्टा
v, ये p नहीं डेल्टा v हो जाएगा अब, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 12.56। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये आ गया हमारा डेल्टा वी का वैल्यू आ गया 0.036 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इससे ज़्यादा हो सकता है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है। ये सिंपल कुछ भी नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सबसे इजी क्वेश्चन आता है। सिंपली आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करना है, डेल्टा एक्स दिया है या फिर डेल्टा वी दिया है, कुछ भी दिया है तो आपको सिंपली वहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है और आंसर लिखना है। इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रिक नहीं अप्लाई करना है कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको डेल्टा एक्स दिया रहेगा या डेल्टा पी दिया रहेगा। अगर डेल्टा पी नहीं दिया तो डेल्टा वी दे देगा। तो वहाँ पर आपको मास कॉन्स्टेंट मान के, आपको सपोज प्रोटोन का मास दिया है कि प्रोटोन का अनसर्टेनिटी निकालिए, तो प्रोटोन का मास पुट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो हमने सिंपली इलेक्ट्रॉन का मास वहाँ पे पुट कर दिया। आपसे एक एटम का पूछेगा, आपसे एक ऑब्जेक्ट का, एक बॉल का पूछेगा तो उसका मास वहाँ पे पुट कर देना है, अगर आपको मोमेंटम का अनसर्टेनिटी नहीं दिया है तो इस तरह से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया है, मोमेंटम दिया डेल्टा पी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा वी निकालना है, तो सिंपली है, कुछ भी नहीं करना। डेल्टा पी दिया है तो डेल्टा वी अगर निकालना है तो एच कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 12.56 इंटू 5। ये हो गया। इसको जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, फाइंड पोजीशन ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। ये हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे लिखा इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है तो फाइंड इट्स वेवलेंथ। ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन, मैटर वेव जिसमें आता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ा था कि मैटर वेव्स का अगर हम लोग को क्या बोलते हैं वेवलेंथ निकालना है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्या था, अगर हम लोग को निकालना है लेमडा, तो लेमडा क्या था h/p, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को p पता है, मास पता है, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। हाँ, यहाँ पे हमेशा kg में ही लेना है ये सब। और वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पे दिया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करना है हम लोग को, सिंपली लेमडा निकालना है। तो h का वैल्यू पुट करते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 6। ये सिंपली पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और यहाँ पे आ गया 9.1 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। ये आ गया हमारा एमस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मीटर में आ जाएगा जो भी इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा है। तो सिंपल है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी क्वेश्चन काफ़ी इजी आता है। आपको लेमडा दिया रहेगा या वेलोसिटी दिया रहेगा, अगर लेमडा दिया तो आपको वेलोसिटी निकालना है और अगर वेलोसिटी दिया तो आपको लेमडा निकालना है। इसी टाइप का 2-3 तरह का क्वेश्चन इसमें भी आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई भी दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो फॉर्मूला बताया गया आपको वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ
एलिमेंट जिसका कि z है 60। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसका एक एलिमेंट है जिसका z है 60। तो सबसे पहले तो उसका हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। वेवलेंथ के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमको पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। तो वेलोसिटी सबसे पहले निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। ठीक है, तो ऑर्बिट का भी दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो n का वैल्यू हो गया 1 और z का वैल्यू हो गया 60। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 60 कितना हो जाएगा, 121.08 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.1 इंटू 10⁻, या फिर 1.21, सिंपली 1.21 10⁸ के टर्म में लिख देते हैं 1.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, सॉरी वेवलेंथ निकालना है। तो लेमदा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई p का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू मास इंटू वेलोसिटी 10⁸ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका लेमडा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, वेवलेंथ का निकालना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट का। मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिस, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जो कि आप पहले पढ़े हैं, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड बाई इतना। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। तो दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ निकालना एक इलेक्ट्रॉन का जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है। तो किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट का हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता क्या है ये सोचना है। तो पता है इलेक्ट्रॉन का हमको मास पता है, और हम लोग को n का वैल्यू पता है, z का वैल्यू पता है। तो हम लोग को वेवलेंथ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग को मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम में हम लोग को मास पता है, वेलोसिटी नहीं पता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वेलोसिटी मिल गया, तो उसके बाद कुछ नहीं था, वेलोसिटी और मास का फॉर्मूला वहाँ पे पुट किया, h कांस्टेंट है, h का वैल्यू हम लोग को पता है, और वहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लिया हमने, सिंपल है। अब क्या, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर सेम देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी, वाह ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पोजीशन और वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी उसको सेम कर दिया गया है, मतलब कि डेल्टा x और डेल्टा v है, ये दोनों इक्वल है। सपोज इसको k मान लेते हैं, और हम लोग को पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। हम लोग को पता है डेल्टा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। हमने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा x को डेल्टा v को k माना है। तो चलिए इन दोनों की जगह पे यहाँ पे k पुट कर देते हैं। तो k² इंटू एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4π, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर देते हैं h/4π। ये हमारा इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्या किया हमने, डेल्टा x और डेल्टा v दोनों इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हमने k मान लिया। कुछ भी आप मान सकते हैं, ABC कुछ भी मान सकते हैं, डेल्टा v भी मान सकते हैं, दोनों को डेल्टा x भी दोनों को मान सकते हैं। दोनों जब इक्वल है तो उसको एक ही मान लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, k इंटू एम फाइंड करना है। तो सबसे पहले k² क्या हो गया, k² ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π इंटू एम। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू √h/4π इंटू एम। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये क्या है, डेल्टा v है, k का वैल्यू क्या है, डेल्टा x है या डेल्टा v है, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है m इंटू डेल्टा v, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो k को सिंपली m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, m इंटू k कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया। तो अनसर्टेन मोमेंटम कैसे हुआ, हम लोग को k का वैल्यू क्या है, डेल्टा v है, तो डेल्टा p क्या होता है, m इंटू डेल्टा v, और यहाँ पे डेल्टा v का वैल्यू k है, तो m इंटू k कर दिए। अब इसका क्या है, k का वैल्यू हम लोग को पता ही है, तो k को m से यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये एम एम कट गया तो अंदर एम एक बच जाएगा 4 इंटू पाई। ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल था। यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा सोचना था। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी को बराबर कर दिया गया, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वी बराबर है। एम तो कांस्टेंट होता है हर जगह, तो मास का कोई टेंशन लेना नहीं है। तो पूछ रहा है मोमेंटम का अनसर्टेनिटी कितना होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होगा कि वेलोसिटी दिया हुआ है तो मोमेंटम का क्यों पूछ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ वेलोसिटी का और पोजीशन का इक्वल दिया है, किसी का वैल्यू नहीं पता है, किसका सपोज x है या फिर y है, इसका कोई वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ बताया गया कि दोनों बराबर है। तो बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी ये चारों में चारों कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू पुट करके हम लोग डेल्टा पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह से समझे हैं। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। आप एक बार पुराना नोट्स चेक कीजिएगा, वो टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा और वहाँ से कैसे यूज़ करना है ये आपको सोचना है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करें, ये आप पे है। आप जितने अच्छे से यूज़ कीजिएगा आपका उतना परफेक्ट होते जाएगा सब्जेक्ट और मज़ा भी आते जाएगा आगे जाके पढ़ने में। अब क्या है, ए इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स, कैलकुलेट्स इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल है V, तो एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है E इंटू वी। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैट का एक फॉर्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V वोल्ट्स, तो चार्ज है E, तो E इंटू वी कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो गया E बाई वी, E इंटू वी। अब क्या करना है हम लोग को बोला गया है कि एक्सिलरेटेड किया गया है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि जो एनर्जी उसको मिला है वही तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एम, यहाँ से हम लोग वी का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो वी का वैल्यू कितना है, ई टू ई वी डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया हमारा वी स्क्वायर का वैल्यू। और वी का वैल्यू क्या होगा, वी का वैल्यू निकालने के लिए इसको अंडर रूट सीधा कर देते हैं, 2VE बाई एम का अंडर रूट। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये तो वी हो गया, हम लोग को पी निकालना है ना। वेवलेंथ के लिए क्या होता है, लेमदा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा एम इंटू वी इज इक्वल टू 2MEV। ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो हम लोग को पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लेमडा कितना हो जाएगा, एच बाई अंडर रूट 2MEV। ठीक है, ये हो गया हमारा वेवलेंथ का वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली यहाँ पे क्या था, कोई कांस्टेंट, कोई लेटर या वो 1 2 3 4 यूज़ नहीं करना था, सिंपल कांस्टेंट के टर्म में हम लोग को कैलकुलेशन करना था। हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि EV के बराबर होगा, वहाँ से हमने V का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। V का वैल्यू कैलकुलेट किया तो हम लोग को पता है मोमेंटम हो जाता है M इंटू वी, तो V को सिंपली M से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आ गया तो यहाँ पे हम लोग पुट करके लेमदा निकाल सकते हैं उसका वेवलेंथ कितना होगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट लाइन, ये सब सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मैंने आपको समझाया था कि चलिए बाल्मर सीरीज़ का बात है। तो बाल्मर सीरीज़ किसको कहते हैं, बाल्मर सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाया था। बाल्मर सीरीज़ मतलब किसी भी ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, nth टू सेकंड ऑर्बिट अगर जंप करता है तो उसको बाल्मर कहते हैं। nth टू अगर फर्स्ट जंप करेगा तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज़। तो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, मतलब क्या है, बाल्मर सीरीज़ ये हो गया सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि उसके जस्ट ऊपर वाले से, जस्ट पहले लाइन से जंप किया है, मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n2 का वैल्यू 3 हो गया, मतलब तीसरे से सेकंड में जंप किया है। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं ना, एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू, इसको अगर कुछ एलिमेंट का नाम नहीं दिए तो उसको हाइड्रोजन लेके ही चलते हैं, इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, -13.6 इंटू 36 यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा एनर्जी।
अब यहाँ पे एनर्जी निकल गया, इसको अगर हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा जूल में एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ से जो एनर्जी आएगा उसको क्या करेंगे, hc/E कर देंगे तो लेमडा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेकेंड लाइन है तो उसका n2 का वैल्यू लेंगे 3 और n1 का वैल्यू लेंगे। लाइन में क्या होता है, तीसरे से अगर पहले में जंप करेगा तो उसको सेकेंड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम लोग बाल्मर सीरीज़ का एनर्जी वेवलेंथ निकाल लिए। उसी तरह से सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ अगर निकालना है तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, ये n का वैल्यू अगर 1 है, मतलब लाइमन सीरीज़ का क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको लाइमन सीरीज़ कहते हैं। तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या होगा कि उससे 2 ऊपर, यानी कि पहले से 2 ऊपर थर्ड ऑर्बिट से जंप किया है, तो थर्ड ऑर्बिट से पहले में जंप किया तो उसका एनर्जी निकाल लेंगे और फिर उसको hc/ एनर्जी कर देंगे तो लेमडा निकल जाएगा। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। फोर्थ ऑर्बिट रहता तो फोर्थ लाइन ऑफ सपोज लाइमन या बाल्मर रहता तो सपोज फोर्थ लाइन रहता तो इससे 4 ऊपर, पहले से 4 ऊपर कितना होगा, 5वां। 5वें से अगर पहले में जंप करें तो उसको हम लोग फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, ये फोर्थ सेकंड थर्ड याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कहीं नहीं देता है कि तीसरे से पहले में जंप किया है या दूसरे से पहले में जंप किया है, सिंपली दे देता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। तो ये आपको समझना होगा कि फर्स्ट लाइन क्या होता है। फर्स्ट लाइन मतलब कि उस सीरीज़, मतलब कि जो बाल्मर सीरीज़ है, मतलब कि n2 सेकेंड ऑर्बिट में जंप होता है ना। बाल्मर सीरीज़ क्या था, किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया है। तो फर्स्ट लाइन मतलब हुआ कुछ उससे जस्ट ऊपर वाला, वो जो सीरीज़ है बाल्मर लाइमन ब्रैकेट पी फंड ये सब जो सीरीज़ है उसके जस्ट ऊपर वाले को फर्स्ट सीरीज़ कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर के ऊपर वाले यानी कि 2 ऊपर वाले को सेकंड कहते हैं, 3 ऊपर वाले ऑर्बिट को थर्ड लाइन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज़ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सब याद रखना जरूरी है। और ये भी टॉपिक आज क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। अगर मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चंस बचा है तो मैं एक और लेक्चर इसका बना दूंगा, जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही फोकस करूंगा, किस टाइप का क्वेश्चंस करना चाहिए और किस किस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके सारा क्वेश्चन किया था और अब जल्दी ही आपको पैकेज भी मिल जाएगा जिसमें कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं उसमें दिया रहेगा, आप बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, अराउंड 50-60 क्वेश्चन रहेगा एक टॉपिक से। तो आप जितना हो सके उसको सॉल्व कीजिए। डाउट हो तो आप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे वे से ये सब हम लोगों ने तैयार किया है। जो भी आपको पैकेज मिलेगा वो काफ़ी अच्छे से तैयार रहेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से ट्राई कीजिएगा करने का। और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।